देखिए तो लिखा है एक उपग्रह पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है का इसके चारों ओर 8 त्रिज्या से वृत्ताकार कक्षा में क्या कर रहा है, घूम रहा है। घूम कौन रहा है, उपग्रह, ठीक है। का बीमी विधि द्वारा उपग्रह के परिक्रमण काल टी के लिए सिद्ध कीजिए कि कितना होता है। हमको बीमी विधि से इस फार्मूले को क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें ये है कि एक बात और ध्यान दो, उपग्रह होता क्या है। उपग्रह अगर कोई पूछे कि उपग्रह होता क्या है, तो उपग्रह एक आकाशीय पिंड है, ठीक है। उपग्रह क्या है, एक आकाशीय पिंड है जो क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। एक उपग्रह आर्टिफिशियल भी होता है, अरे जो मानव निर्मित करके ऊपर भेजा जाता है, ठीक है, अंतरिक्ष में भेजा जाता है, वो भी एक उपग्रह है। वो क्या करता है, वो सारे क्या, जैसे हमारे घर पे जो एंटीना लगा है या फिर मोबाइल का सिग्नल है, ठीक है, वो सब क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर वेव्स के माध्यम से ट्रांसफर हो रहा है तो उसी क्या है, सैटेलाइट की वजह से, ठीक है। सैटेलाइट को ही हिंदी में बोलते हैं उपग्रह, ठीक है। सैटेलाइट तो दो तरह का होता है, एक तो नेचुरल है जैसे चंदा मामा, ठीक है, और एक क्या है, आर्टिफिशियल है जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो एक थोड़ा सा इसमें बात करें उपग्रह की, अगर बात आ गया है तो थोड़ा सा बात करते हैं। एक्चुअल में पृथ्वी किसका चक्कर लगा रहा है, सूर्य का, और चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का, ठीक है। और सूर्य का चक्कर मतलब सूरज का चक्कर कितने लोग लगा रहे हैं, 8। और सूरज किसका चक्कर लगा रहा है, सूरज किसी का चक्कर नहीं लगाता है, ठीक है। अपना भी चक्कर नहीं लगाता, ये फिक्स है ना। वही बोल वही नहीं नाचता है सर। ये सोच रही है कि इस सूरज का, ठीक है। अच्छा आप ही को बोल रहे हो, मैं किसी का चक्कर नहीं लगाता हूँ, ये भी एक भ्रम है, ठीक है, ये भी एक भ्रम है। अरे पढ़ाई पीरियड की बात अलग था। नहीं सर आप लगाते हैं चक्कर। मैं आठ लोग चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, सूर्य का। उसके बीच में एक बल लगता है, कौन सा बल, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल, ठीक है। अगर कोई भी पार्टिकल अगर बात करके यहाँ से पकड़ के घुमाया जाए, ठीक है, तो जब घूमेगा तो कब तक घूमेगा, जब तक कि अंदर की तरफ एक फोर्स और बाहर की तरफ एक फोर्स, उस दोनों का बलों का परिमाण क्या होगा, समान होगा। जब तक समान होगा तब तक इस वृत्ताकार कक्षा में क्या करेगा, घूमेगा। तो जो केंद्र की ओर टुवर्ड द सेंटर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब अभिकेंद्र बल, जो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, ठीक है। और एक केंद्र से बाहर की तरफ एक बल कार्य करता है, वो कौन सा बल, अपकेंद्र बल, ठीक है। मतलब वो जो पार्टिकल अगर बात करके घुमाया जाए, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ एक बल लगा रहे हैं, ठीक है, बाहर। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो घूम करके वापस आ रहा है, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में पूरा क्या कर रहा है, वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। तो अंदर की तरफ भी एक बल लग रहा है और बाहर की तरफ भी क्या कर रहा है, एक बल। दोनों बलों का परिमाण समान है, इसी कारण वो वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, ठीक है। वही कारण है कि इसमें भी एक केमिस्ट्री में भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो इलेक्ट्रॉन होने हो गए, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और प्रोटॉन क्या होता है, चुपचाप बैठा रहता है न्यूक्लियस में। तो अब इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा, तो जब कोई भी घूमेगा तो थक जाएगा, एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहिए, उस न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस में गिरेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेगा, चक्कर लगाता है। तो उसको ऊर्जा वो मिलती कहाँ से, ठीक है, उस पर वो बल लगता कहाँ से, तो यही बल लगते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल। तो इस पे तो सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, वे सभी बल सूर्य की तरफ एक बल लगाते हैं, अभिकेंद्र बल, और सूर्य से बाहर की तरफ एक बल लगाते हैं, कौन सा, अपकेंद्र बल। और न्यूटन बाबा ने क्या बोला था, इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा, मतलब सूर्य भी इस पे बल लगाएगा ग्रह पर, और ग्रह भी क्या होगा, इस पे बल लगाएगा, ठीक है। अच्छा एक बात का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि जो अभिकेंद्र ये गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसका भी एक लिमिटेशन है, ठीक है, हर चीज पे नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे मान लो केवल ये पॉइंट मास के लिए ही क्या होगा, फॉलो करेगा, मतलब बिंदु द्रव्यमान के लिए। एक इस सूर्य से ग्रह की दूरी क्या है, बहुत दूर है,
ठीक है। तो एक बिंदु दूसरे बिंदु के लिए, एक वस्तु दूसरे वस्तु के बिंदु जैसा दिखेगा, ठीक है। अब जैसे मान लो कि इस वाले, मान लो इस पे रॉड है, ठीक है, इस पर इसके कारण बल लगाया जा रहा है, हम चाहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल लगा ले, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल फाइनली हमारा आता है जब बराबर G(m(m)(m1)(m2)/r², ये होता है ना, ये गुरुत्वाकर्षण में 9th में पढ़े होंगे, ठीक है। हम लोग फर्स्ट ईयर में बिल्कुल लास्ट चैप्टर है फर्स्ट पेपर का, बहुत डीप पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में ये है कि इस पर ये बल नहीं लगेगा, इस पर अगर मान लो इस पे m1 है, इस पे m2 है, इन दोनों के बीच की दूरी इतना कर दिया जाए, ठीक है, या फिर ऐसे कर दिया जाए, तो इनके बीच में वो बल नहीं लगेगा। एक्चुअल में ये बल बिंदु द्रव्यमान के लिए ही सत्य है, न्यूटन जी ने दिया था, तो क्या किया था, बिंदु द्रव्यमान के लिए, ठीक है। मतलब एक वाला बिंदु दूसरे वाले के लिए क्या होना चाहिए, बिंदु जैसा प्रतीत होना चाहिए, लेकिन एक वाले दूसरे के लिए यहाँ पे तो बहुत बड़ी बड़ी बॉडी हो गई, ठीक है। एक्चुअल में इसमें छोटे छोटे जो कण हैं बटे होंगे, ठीक है। तो एक कण के लिए मान करके दूसरे वाले कण के साथ बल लगाया जा सकता है एक बिंदु के लिए, लेकिन एक पूरी बॉडी के साथ ये डायरेक्ट बल नहीं लगेगा, उसके लिए हमको एक छोटा सा स्ट्रिप काटना पड़ेगा, मतलब एक छोटा सा द्रव्यमान काट के निकालना पड़ेगा, उसका द्रव्यमान मान करके तब एक पे बल लगाएगा। इन दोनों को बहुत दूर कर दिया जाए, अब बहुत दूर कर दिया जाएगा, ठीक है, तब बल डायरेक्ट लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला किसके लिए फॉलो करता है, बिंदु द्रव्यमान के लिए, ठीक है। तो जब वो केस आएगा तो ना फिलहाल हमारा प्रूफ करने का हम ये बात कर रहे थे, जो उपग्रह है वो पृथ्वी के चारों ओर क्या करेगा, चक्कर लगाएगा, उस पे एक बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल भी लगता है, विकेंद्र बल अपकेंद्र बल लगता है। अब केंद्र अपकेंद्र से यहाँ मतलब नहीं है, हमको बात करता है। अब इस तरह के सवालों में क्या करते हैं, एक भौतिक राशि का कुछ भौतिक राशियों पर निर्भरता दिखाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और यहीं से निकालते हैं। कह रहा है एक उपग्रह है, ठीक है, जिससे पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है, इसके चारों ओर 8 त्रिज्या से चक्का लगा रहा है, ठीक है, ये घूम रहा है। परिक्रमण काल के लिए हमको निकालना है, यानी कि परिक्रमण काल डिपेंड करेगा किस बात पे डिपेंड करेगा, तो परिक्रमण काल डिपेंड करेगा त्रिज्या पे, ठीक है, और किस पे, द्रव्यमान पे, ठीक है। तो इस पे द्रव्यमान पे और त्रिज्या पे, और किस पे, नियतांक जी पे डिपेंड करेगा, क्लियर है। यानी कि इस पे, यानी कि हम ये जो आवर्तकाल है किस बात पे डिपेंड करेगा, त्रिज्या पे, ठीक है, और पृथ्वी के द्रव्यमान पे और गुरुत्वीय त्वरण जी पे डिपेंड करेगा, समझ पाए। तो हम क्या लिखेंगे कि माना उपग्रह का परिक्रमण काल t, तरीका वही है, माना उपग्रह का परिक्रमण काल t, पहले किसका नाम लेना है, उपग्रह का द्रव्यमान m की a घात पर, तरीका देख रहे हो, क्या कहेंगे, उपग्रह के द्रव्यमान m की a घात पर तथा त्रिज्या r के b घात पर तथा एक और टर्म है ना, गुरुत्वाकर्षण नियतांक g के c घात पर निर्भर करता है, लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक g के c घात पर निर्भर करता, तो निर्भर करा दिया, तरीका तो वही है, देख रहे हो। ये स्टेटमेंट क्या है, सब में लिखना है, बस क्या करना है, भौतिक राशियां बदल सकती है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, t डिपेंड कर रहा है ना किस बात पे, उपग्रह m की a घात, m की a घात लिख दो, और r की b घात पे, r की b घात लिख दो, और g के c घात पे, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया, बराबर कर लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमको प्रूफ ही प्रोपोर्शनल में करना, ठीक है। तो अब एक काम करें, हम इसको दोनों पक्षों की क्या कर लें, बीमा लिख लें, ठीक है। तो d बराबर कोई एक कांस्टेंट ले लो k, m a पे पावर r पे पावर g पे पावर,
अब लिख लो दोनों पक्षों की बीमा लिखने पर। तो आवर्तकाल टी का बीमा तो टी होगा, सेकेंड होता है, और के और द्रव्यमान एम का बीमा यम ही होगा, और त्रिज्या आर है, लेंथ है तो एल, एल पे बी, और इसका जी का क्या होता है, यम बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो जी बराबर इसका गुणा इसमें कर दिया जाए आर स्क्वायर m1 और m2। तो यफ का बीमा क्या होता है, एम एल टी पे -2, बिल्कुल याद करो। आर का मतलब लंबाई है एल स्क्वायर, और नीचे यम और यम का मतलब एम स्क्वायर, यम से यम कैंसिल, ये एम ऊपर जाएगा तो एम पे पावर -1, यल है यल पे पावर 2 है, एल पे पावर 3 है, टी पे पावर। तो जी का कैपिटल जी का बीमा कितना निकला, यहाँ पे ला के रख दे, तो कैपिटल जी का बीमा ला के रख दिया जाए, एम पे पावर -1, एल पे पावर 3 और टी पे पावर -2, इस पे पावर। क्लियर है। तो यहाँ से हमने सबका बीमा लिख लिया। अब क्या करेंगे, घातों को कंपेयर करके एबीसी का मान निकाल के इसी पे रख देंगे, अपना रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हम क्या कर लें, टी यहाँ पे के, यहाँ पे यम देखो कहाँ कहाँ है, यम एक यहाँ पे है ना, तो यम पे पावर यहाँ पे के लिख लें। ठीक है, यहाँ पे यम है ना, यम पे पावर यहाँ पे कितना है -c, यहाँ पे सी का गुणा करेंगे ना यहाँ पे, तो -c, तो a और -c घातों को जोड़ लेते हैं। यहाँ पे l, l पे पावर यहाँ पे कितना है b, यहाँ पे l पे पावर कितना है, यहाँ पे c प्लस 3c हो जाएगा। अब t देखो, t पे पावर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे चूंकि यहाँ पे यम है यल है, यहाँ पे यम यल नहीं है, तो हम लगा देते हैं, यम पे पावर 0 कर लें, इसकी वैल्यू 1 होती है, और यल पे पावर 0 कर लें, और टी कोई दिक्कत, के एम पे पावर a माइनस सी, यल पे पावर b प्लस 3c, और टी पे पावर -2c। तो चलिए इसमें दोनों पक्षों की घातों के तुलना करने पर, तो तुलना किया जाए तो a माइनस सी, यम पे पावर यहाँ पे a माइनस सी है, यहाँ पे यम पे पावर कितना है 0 है, a माइनस सी किसके बराबर है 0 के, यहाँ पे यल पे पावर कितना है b प्लस 3c, यहाँ पे 0 और यहाँ पे -c, यहाँ पे 1, तो c बराबर कितना हो जाएगा -1/2। अब c की वैल्यू उठा करके कहाँ रखते हैं, यहाँ पे a का मान निकल जाएगा, a माइनस -1/2, यही ना जी, माइनस से प्लस, फिर आ जाएगा यहाँ पे -1/2, कोई दिक्कत हो जाएगा, आ जाएगा। अब ये किसका मान निकाला, b का मान निकाला, इसमें रख दिया जाए, तो b या प्लस 3 गुणे -1/2 बराबर 0, तो b बराबर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। तो a का मान निकला इतना, b का मान इतना, c का मान इतना, कहाँ पे रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, a b c का मान समीकरण नंबर 1 में आ जाएगा, a b c का मान समीकरण 1 में रखने पर बात करेंगे। चलो इसमें रख दिया जाए, तो यहाँ पे t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम पे पावर कितना है a आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलो यम पे पावर a है, तो m पर पावर a की वैल्यू कितना है -1/2, और r पे पावर 3/2, r पे पावर 3/2, और g पे पावर -1/2 हो गया। अब इस पे 1/2 1/0 माइनस है, नीचे कर लें, नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r पे पावर 3/2 रहने दिया जाए, m पे पावर 1/2 और g पे पावर 1/2 हो जाएगा, नीचे आया तो प्लस होगा। अब इसका भी पावर, अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, r पे पावर 3 और इसका पावर 1/2,
और यम पे पावर 1/2 और जी पे पावर 1/2 हो सकता है, हो जाएगा ना। अरे इसमें किसी कंफ्यूजन ना सर, इसका पावर 1/2 1/2 1/2 तो 1/2 का मतलब रूट, 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा रूट r पे पावर 3 और m g, यही है ना, तो दिक्कत ऐसा करने से ही गलती जाना है। अब कर दिया, ऐसा- यही ना लाना था, ठीक है। तो ऐसे प्रूफ हो जाएगा, स्टेप तो समझ में आ रहा ना, नोट कर लो, कैसे नोट करना पता है ना, ऐसे नोट करना है और इसके बाद से कहाँ जाना है, इसके बाद से कहाँ जाना है, तो ऐसा करने में गलती जाना नोट करिए। ये क्वेश्चन ये दिया है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है और ये नंबर की यूनिट है। कह रहा है कि स्टील का यंग प्रदाता गुणांक कितना है, वो होता भी है इतना ही। कह रहा है जब मात्रकों को सीजीएस में, ठीक है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिया जाए तो कह रहा है तो यह किसके बराबर होगा, ये एम के सिस्टम में है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और किस में निकालना है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सीजीएस में निकालना है। तो तरीका क्या है अपना, सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखते हैं, यंग प्रत्यास्था गुणांक का बीमा लिखते हैं, मात्रक पहले ही पता है तो बीमा तो यहीं से निकाल लेंगे। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका, लिखेंगे यंग प्रत्यास्था गुणांक का बीमा, तो बीमा लिखेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, तो यही ना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन का होता है MLT पे -2 और मीटर स्क्वायर का मतलब L स्क्वायर, यहाँ से क्या कैंसिल, कितना आएगा ML पे -1 T पे -2, यानी कि यंग प्रत्यास्था गुणांक उसका निकल गया, इसका बीमा ये होता है। तरीका फार्मूला क्या है अपना, N1 और ML पे -1 T पे -2, ठीक है, ये 1 1 1 कर दिया जाए, ठीक है, और यहाँ पे N2 N2 M2 L2 पे पावर -1 T2 पे पावर -2, यही फार्मूला है। एक तरफ क्या है, N1 किस में है, MKS पद्धति में है, ठीक है, और ये किस में है CGS पद्धति में है। N2 बराबर क्या करेंगे, इसको पूरा इसमें कर देंगे, भाग चला जाएगा, तो N2 बराबर कितना आएगा N1 और M1 by M2 M1 बाई M2 M2 सबके आधा अगर इसके बट्टे करेंगे तो L1 by बट्टे L2 L2 पे पावर -1 -1 T1 by T1 बाई T2 पे पावर -2 -2, ठीक है। अब M1 या ये क्या हम लिखेंगे, M1 या L1 T1 किस में है, MKS सिस्टम में है, और ये किस में है CGS सिस्टम में है। तो हम इसमें बात करते हैं M1, इसकी वैल्यू लिख लें, कितना होता है 1.9 10 टू द पावर 11। M1 किस में है kg मीटर, यही है, ये किस में है MKS सिस्टम में पहला वाला, ठीक है। अब किस में लाना है आपको, CGS में लाना है, तो इस ये M1 किस में है kg में kg में है, M2 किस में है ग्राम में है, ठीक है, और L1 किस में है मीटर में है, और ये किस में है सेंटीमीटर में है, सेमी लिखो तो सेकंड में क्या, हाँ ये किस में है सेकंड ये भी सेकंड में है, ये भी सेकंड में है, ठीक है, तो ये भी सेकंड में है और ये भी सेकंड में है -2, तो सेकंड सेकंड कैसे। अब इसमें 1.9 10 टू द पावर 11 और केजी है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बट्टे ग्राम, और इसमें 100 बट्टे 100 सेंटीमीटर बट्टे सेंटीमीटर, और इस पे पावर -1, इससे इसे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कितना बचेगा N2 बराबर 1.9 10 टू द पावर 11, और ये कितना है 1000 बट्टे 100 और क्या करें बट्टे 100 10 टू द पावर -1 है, नीचे आएगा बट्टे 1 बट्टे, कोई दिक्कत ना इससे कैंसिल, कितना आएगा
1.9 into 10 to the power 12. 1.9 10 to the power 12. 12 N2 आया। हाँ। ये किस में निकला? CGS CGS में निकला है, डाइन पर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसको हम लोग लिखे हैं N2 बराबर 1.9 10 to the power 12 डाइन पर सेंटीमीटर। ये रिजल्ट है आपका। Yes sir. Yeah. मतलब इस टाइप का क्वेश्चन इसी टाइप का लगता है ना, एक को एमके सिस्टम में और दूसरे को सीजीएस सिस्टम में, और ये फार्मूला रख के सॉल्व कर लेना। कोई दिक्कत? तो इसको नोट करो। देख